Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube channel Gupta's Classes। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था, ठीक है, और हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने डिफरेंस देखा था कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में। अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे के लेक्चर में क्या है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन है मेरा, है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, मैं थोड़ा बिजी भी हूँ इन दिनों, है ना, बट एक क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई में येस और नो चाहिए मुझे, है ना। तो प्लीज़ येस और नो लिख दीजिएगा, है ना। जितने भी देखने वाले हैं, भले 10 देख रहे हो, 20 देख रहे हो, 30 देख रहे हो, नो मैटर हाउ मैनी ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, बट आई आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, एक मिनट, नेट बंद कर देते। क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे कि क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो है ना वो लॉन्ग बनाऊँ, लॉन्ग फॉर्मेट पर बनाऊँ, और मैं एक एक वीडियो को 3 से 4 घंटे में पूरे एक्ट को कवर करा दूँ। अगर इस तरीके से आपको चल जाए तो क्या मेरे को ऐसे करा देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरे को बहुत ही कम समय मिल पाता है ना। तो इस क्वेश्चन का मेरा आप जवाब दे दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो को फिर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो यदि आप इस सब के लिए रेडी हैं तो यस लिखिएगा, और नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। बाकी आपसे और कुछ करने की मैं कह नहीं रहा, ठीक है। वो बाकी आपके ऊपर है, आपको जो करना है वो करिए। पसंद है तो देखिए, नहीं है तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वो क्या कह रहा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, और उससे रिलेटेड उसके सेक्शन नंबर भी देखे थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बिहार स्टेट है उसमें सेक्शन नंबर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो वो भी मैंने पिछली बार के जो आपके पेपर्स हैं उनमें देखा था। तो सेक्शन नंबर आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, ओके। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये मतलब क्या है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ों का एसेंशियल, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखते हैं क्या क्या। एज पर गिवन सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, सेक्शन 10 कहता है कि एसेंशियल, सेक्शन 10 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ जरूरी। एग्रीमेंट होना चाहिए, ये काय में लिखा है सेक्शन 10 में, ठीक है, याद रखना है। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट इन द सेंस कि फ्री कंसेंट मतलब कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टी हैं तो दोनों पार्टी अपनी सह संबंधी से वो कॉन्टैक्ट करें, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। लाइक सेम थिंग इन द सेम सेंस, है ना। हमने इस तरीके से पढ़ा था ना, कंसेंसस एड एडम, ये पढ़ा था ना हमने टर्म, ठीक है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, शायद से पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया, बट एक टर्म होता है कंसेंसस एड ईडम करके, है ना। ये तुम्हारा लॉ की भाषा के कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, है ना। तो कंसेंसस एड ईडम का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है, ओके। तो सेक्शन 10 कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द थिंग्स नेसेसरी टू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट, सेकेंड इज फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लाइक बोथ द पार्टीज आर फ्रीली अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी। भाई कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी मतलब कि ये, मतलब कि कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे है कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब वो कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि लाइक कि वो पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को करने लायक होनी चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी में क्या आता है। कॉम्पिटेंसी का मेरे को इस समय हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा है ना। क्या कहते हैं, चलिए बताऊंगा जैसे ही आता है यार, ठीक। अगला है आपको लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। हमने कंसीडरेशन पढ़ा था, कंसीडरेशन में क्या था, क्विड प्रो क्यू पढ़ा था ना। कंसीडरेशन कि किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए, है ना, आपको क्या चाहिए, कंसीडरेशन होनी चाहिए उसमें। कंसीडरेशन का मतलब ये है कि अगर ए बी को कार बेच रहा है तो बी के लिए
क्या है, कार कंसिडरेशन है, और एक ए के लिए क्या है, जिस भी रुपए में वो उसको कार को बेच रहा है, ए के लिए वो कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन होनी चाहिए, और कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। लॉफुल इन द सेंस एज पर लॉ, ठीक है, जो लॉ के द्वारा मान्य है वो होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को कार बेची है ना, तो बी के लिए तो कार कंसिडरेशन थी, और बी ने उसके बदले में उसको कुछ ऐसी चीज़ें दे दी लाइक जो लीगल नहीं है। लाइक कहने का मतलब है बी उसको गांजा दे रहा है, या आपको कोकेन दे रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें दे रहा है जो कि लॉ के द्वारा मान्य नहीं है। ठीक है, लीगल ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल वाइल फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। लीगल इन द सेंस, लीगल इस ये है कि लाइक ए बी को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि सी को मार दो, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, इस एग्रीमेंट में जो ए ने बी को दिया वो क्या है, वो लीगल नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24 to 30 and 56। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, लाइक कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो वॉइड करार दे रखे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वॉइड करार दे रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, 24 से लेकर 30 तक, और एक 56 नंबर का जो आपका सेक्शन है, इसमें कुछ ऐसे पहले से ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता रखे हैं कि आप इस तरीके के एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पहले से ही वॉइड माने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा थे सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि सेक्शन 10 में ऐसी चीज़ें नहीं दे रखी, बट फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए फिर भी जो नेसेसरी और भी नेसेसरी चीज़ें हैं जो 10 में नहीं दे रखी बट स्टिल होनी चाहिए। पहला क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होनी चाहिए। भाई एक ही इंसान कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से तो करेगा नहीं, तो 2 पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप व्हाइल फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें सोशल एग्रीमेंट शामिल नहीं होंगे। जो हमने एग्जांपल देखते हैं ना, कि यदि एक फादर अपने बच्चे को क्या करता है, उससे प्रॉमिस करता है कि यदि आप टॉप करोगे या 80% से ऊपर मार्क्स लेके आते हो 12th क्लास में, तो मैं आपको क्या दिलाऊंगा, आईफोन दिलाऊंगा। ठीक है, अब बच्चा ने टॉप कर दिया, बच्चे ने लेट सपोज 85% ले आया, बट स्टिल फादर ने अगर उसको आईफोन नहीं दिलाया तो उसके लिए वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किस की कमी थी, वहाँ पे इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की। ठीक है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट होंगे। तो सोशल एग्रीमेंट आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फॉल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब फुलफिलमेंट होना चाहिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ का। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का फुलफिलमेंट इन द सेंस कैसे होना चाहिए, कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसी वे में उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ता है ना। कि लाइक सपोज करो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब वो ए ने बी को कार बेची है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कि ए ने बी को ज़मीन बेची। ठीक है, ए ने बी को ज़मीन बेची, तो एक ही ये रिक्वायरमेंट थी, एक ही ये कंडीशन थी यहाँ पे कि लाइक कि मेरे को जो भी रकम चाहिए वो नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू चाहिए। इसका मतलब मेरे को ऑनलाइन पेमेंट चाहिए जो भी ज़मीन का है, जस्ट बिकॉज मेरे को एक नंबर में पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही कंडीशन थी, पर बी ने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। बी कह रहा है मैं कैश में ही दूंगा और बी ने कैश में पेमेंट करी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ और भी होती हैं। जैसे जब भी आप इम्यूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखेंगे, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है ना। वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रिटन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती है। ठीक, आपको गवाह भी चाहिए होते हैं, एविडेंस भी चाहिए होते हैं। कभी मतलब लाइक प्रॉपर्टी वगैरह जब भी आपने खरीदी हो या बेची हो तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये उन्हीं फॉर्मेलिटीज़ की बात यहाँ पे चल रही है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग शुड बी सर्टेन एंड इट शुड नॉट बी वेग नहीं होना चाहिए। मतलब कि कभी भी जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।
ठीक है, वहाँ पे कुछ भी वेग फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वेग मतलब अनक्लियर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ए ने बी को ऑर्डर दिया कि लाइक उसको 100 टन क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, बट ए ने बी को ये नहीं बताया कि कौन सा ऑयल चाहिए, ठीक है। अब बी कम से कम 10 तरीके के ऑयल में बिजनेस करता है, 10 तरीके के ऑयल का बिजनेस करता है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, लाइक ये सर्टेन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन नहीं है कि उसको कौन सा ऑयल चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, भाई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिस भी चीज़ के लिए, वो कोई एक हैपनिंग इवेंट होना चाहिए, कोई पॉसिबल इवेंट होना चाहिए, है ना, पॉसिबल टास्क होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इम्पॉसिबल टास्क का आप कॉन्ट्रैक्ट करो। सपोज करो ए ने बी से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि लाइक आप क्या करो, अगर आज बारिश होती है बारिश, अगर आज बारिश आप करा देते हो तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूँगा, है ना। तो क्या बी बारिश करा सकता है? क्या बी के हाथ में है बारिश कराना है? नहीं करा सकता ना, ये तो नेचुरल इवेंट है, हैपनिंग नेचुरल इवेंट है, उसमें बी का कोई वश नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अराइज होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमने कहा, आगे देखते हैं। इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन ऑफ द ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इफ दे आर, ठीक है। सॉरी, हमने क्या पढ़ा था पहले, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पर यहाँ पे सेक्शन 10 कह रहा है कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो फ्री कंसेंट से किए गए हैं, ठीक है। और फ्री कंसेंट से किए गए हैं, पार्टी के बीच में क्या थी, फ्री कंसेंट थी, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंट मतलब लाइक कि उनको ये अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन है उसके अंदर, और लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और कानून ने उसे या लॉ ने उसे वॉइड करार नहीं दे रखा है। अगर सेक्शन 10 के अंदर ऐसे एग्रीमेंट, सारे के सारे ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, ऑब्वियसली बन जाएंगे ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बन जाएंगे? क्यों? क्योंकि उसमें आपको फ्री कंसेंट है, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो कॉम्पिटेंट है ना, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और कहीं से भी वॉइड नहीं कर रहा है। जब सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो ऐसे एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली बन जाएंगे, ठीक है। Since Section 10 is not completely and exhaustive, so there are certain other sections which also contain requirement for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, the following elements should be present. कहने का मतलब क्या है कि सेक्शन 10 पूरी तरीके से कंप्लीट और एग्जॉस्टिव नहीं है, लाइक इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था ना इस चार्ट में। तो आइए इसको देख लेते हैं। भाई क्या कह रहे हैं वो, कह रहा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, 2 पार्टी होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक इंसान अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं कर सकता, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑफर देने वाला और एक ऑफर एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। और एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किससे द्वारा हो सकता है, कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, और ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन जो कानून के तहत अस्तित्व में आए, जैसे कंपनी हो गई, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ठीक है, ओके। तो कंपनीज और यूनिवर्सिटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है, ठीक है, ओके। अगला है पार्टी मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब पार्टी की जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो पार्टी की ये क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए कि लाइक वो लीगल ऑब्लिगेशन सामने वाले पे मतलब क्या है, सिद्ध करे, है ना। लाइक ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कार को बेचने लेने देने का, तो दोनों के बीच में ये पूरी इंटेंशन होनी चाहिए। यदि ए को पैसे ना मिले या बी को पैसे कार ना मिले तो उसके लिए वो उसको शू कर सके, शू इन द सेंस उसे कोर्ट तक ले जा सके, ठीक है। तो ये इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज की, ठीक है, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट नहीं आएंगे, एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर कि सोशल एग्रीमेंट
आर नॉट फॉल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन की इंटेंशन नहीं होती, लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन नहीं होती। ओके, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ से वादा किया कि वो उसको मेंटेनेंस देगा हर महीने, ठीक है, जब वो अब्रॉड में रह रही थी। अब्रॉड इन द सेंस कि नॉट इन हर ओन कंट्री, यानी मतलब ये अपनी देश से कहीं बाहर रह रही थी, तो उसके पति ने उससे कहा कि मैं तुम्हें हर महीने मेंटेनेंस दूंगा, ठीक है। हस्बैंड ने नहीं किया अपना प्रॉमिस पूरा, ठीक है। वाइफ ने उसको शू कर दिया और कहा कि मैं तो अपना अमाउंट जो था, जो मुझसे वादा किया था, उसकी रिकवरी मैं चाहती हूँ अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो इस तरह तो वाइफ कुड नॉट रिकवर। अब वाइफ क्या करेगी? वाइफ इस केस में पैसा रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है और इस तरीके के एग्रीमेंट में कोई भी इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशनशिप को परफॉर्म करने की। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये एक सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। ओके, अगला देखें। मिस्टर लेखपाल प्रोमिसेस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ ही पासिस सी एग्जाम्स। लेखपाल ने कहा कि अगर उसका बच्चा सी एग्ज़ाम पास कर लेता तो वो उसे 5 लाख देगा। अब उसने पास कर लिए, सन ने पैसा मांगा, सन ने नहीं, वो फादर ने पैसा नहीं दिया, तो सन उसको रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें एक आध दो एग्जांपल और होंगे, तो आप अपने आप से पढ़ लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया वैसे, ठीक। अब अदर फॉर्मेलिटीज़ भी होनी चाहिए, भी हैं कुछ अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कुछ सर्टेन केसेस हैं जिसमें कुछ और फॉर्मेलिटीज़, हमने फॉर्मेलिटीज़ की बात करी थी ना, ठीक है। अब किस इफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन और स्पोकन, मतलब कहने का मतलब है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटन फॉर्म में है या स्पोकन फॉर्म में है, तो बोथ आर वैलिड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, ठीक। बट इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉर्म अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एडवाइस किया जाता है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो हो रिटन फॉर्म में हो, जस्ट बिकॉज कि आप क्या है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रूफ इजीली कर सकते हो, है ना। और ये कहीं ना कहीं पार्टीज के इंटरेस्ट में रहता है कि वो एक रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करके चले, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए लीगल इफेक्ट में देखा जाए, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटन फॉर्म में है या वर्ड ऑफ माउथ के फॉर्म में, कहने वाला ओरल फॉर्म में, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज के अकॉर्डिंग, भाई पार्टीज का अपना अपना हित होता है, तो वो क्या करा के चलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को जनरली रिटन फॉर्म में करने की कोशिश करती है, ठीक है। और भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कुछ अदर फॉर्मेलिटीज़ को निभाना पड़ता है ताकि वो इन्फोर्सेबल हो जाए लीगली, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे एक है ना, कह रहा है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की बात कर रहा है, तो इंश्योरेंस का क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरल फॉर्म में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ओरल फॉर्म में होगा तो वो एक्सेप्टेड ही नहीं है, तो इसलिए इसे रिटन फॉर्म में होना ही जरूरी है। तो ये फॉर्मेलिटीज है कुछ, ठीक है। और जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आप जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वो मतलब किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लाइक बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है ना आजकल, है ना। अलग अलग लॉ के अंडर आपने कहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जैसे ग्रेचुटी एक्ट में, बोनस एक्ट में, PEPF एक्ट में, ठीक है, अपनी संस्था को रजिस्टर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। क्या उन्होंने जैसे जैसे जो भी चीज़ें उसमें अनिवार्य कर रखी हैं, कंपलसरी कर रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओरली तो हो नहीं सकता। जैसे ए और बी में आपस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी से बोल दिया कि आप मेरी ज़मीन खरीदोगे 2 लाख रुपए में, बी ने भी बोल दिया हाँ मैं खरीदा हूँ, उसे 2 लाख दे दियो। तो क्या ऐसा इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, है ना, और रजिस्ट्री होगी, तो बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ उसको फुलफिल करना जरूरी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग शुड बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इंडेफिनिट, ठीक है। अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ मिल्क, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें दोबारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक और। कह रहा है XYZ लिमिटेड
ने एग्री हो गया कि मिस्टर ए को वो लीज पे ज़मीन देंगे फॉर इंडेफिनिट ईयर। व्हाट इज इंडेफिनिट ईयर? इंडेफिनिट भाई कुछ तो टाइम पीरियड होगा ना। इंडेफिनिट ईयर क्या है यहाँ पे? इस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। भाई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल, कुछ तो पीरियड होगा ना। इंडेफिनिट पीरियड कुछ भी एक वैलिड नहीं है तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जो कैपेबल है परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि कोई एक्ट इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो हो गया। चलिए ये एग्जांपल देख लें। ए एग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए और बी में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया कि बी क्या करेगा, मैजिक से, जादू टोने से क्या है ट्रेजर ढूंढेगा। ट्रेजर इन द सेंस हो गया लाइक हीरे जवाहरात वगैरह वो दिखाते नहीं फिल्मों वगैरह में, उस तरीके से। तो इस तरीके का एग्रीमेंट एनफोर्स भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग क्या है, ये सब कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सेक्शन 10 में नहीं दे रखी हैं, बट स्टिल दे आर ऑल्सो नेसेसरी टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ और एन एग्रीमेंट, ठीक है। ऑफर और एक्सेप्टेंस देखते हैं। ऑफर मैंने आपको समझाया था, ऑफर समझाया था नहीं समझाया था, चलिए देखते हैं। एन एग्रीमेंट इज फर्स्ट एसेंशियल ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था, कौन से सेक्शन में है मैंने आपको याद भी कराया था, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या डिफाइन किया गया था? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर एग्रीमेंट को डिफाइन कर रखा है आपका सेक्शन 2E में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 2E में डिफाइन कर रखा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, किया था हमने डिस्कस। अब 2B में हमने प्रॉमिस को डिफाइन कर दिया था, ठीक है, कि जब भी कोई इंसान कुछ प्रपोजल देगा, प्रपोजल का दूसरा नाम क्या? ऑफर। जब भी कोई इंसान कोई ऑफर देगा, ठीक है, तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, है ना। विदाउट एक्सेप्टेंस वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट का हमने क्या निकाला था? ऑफर, ठीक है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, ये दोनों मिलके क्या बन रहे थे? प्रॉमिस बन रहे थे। और प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन भी मिल जाएगा तो हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। चलें अगला देखते हैं, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में क्या? टू और मोर आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि भाई दो लोग जब आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कब वैलिड होगा? वो तब वैलिड होगा जब वो दोनों आपस में क्या हो? सेम थिंग इन द सेम सेंस पे एग्री करें, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको ही हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम। इसको लॉ की भाषा में बोला जाता है कंसेंसस एड इडम, ठीक है। सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है, एग्री होने चाहिए। तो इस तरीके की जो कंसेंट होगी वो फ्री मानी जाएगी। कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कोर्स्ड बाय कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। जो इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंसेंट कब फ्री मानी जाएगी? कंसेंट तब फ्री मानी जाएगी जब वो दबाव में ना आई हो, ठीक, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो या मिस्टेक ना हो। इन सब के बिना पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड विदाउट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अंडर फ्री कंसेंट, ओके। सो एक एग्जांपल देखते हैं। ए हु ओन्स 2 कार। ए नाम का बंदा, उसके पास 2 कार है, ठीक है। 2 कार इज सेलिंग रेड कार टू बी, है ना। वो अपनी रेड वाली कार बी को बेच रहा है, पर बी को लगता है कि वो ब्लैक वाली कार खरीदा है। तो देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम, हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। भाई तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंसेंसस एट इडम की कमी है ना, मतलब सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब भाई ए जो बंदा था वो तो अपनी रेड कार बेचने की सोच रहा है, बी ब्लैक खरीदने की सोच रहा है, तो दोनों आपस में एग्री नहीं है, अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ओके, या आगे
ये कुछ चीज़ें हैं वो अपने आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी पीडीएफ। ठीक है, आगे देखते हैं कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। भाई कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी इन द सेंस कि क्षमता होनी चाहिए, अब याद आ गया मुझे, क्षमता होनी चाहिए पार्टीज की कि वो कॉन्टैक्ट फॉर्म करने लायक होने चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट मीन लीगल एबिलिटी टू ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्टैक्ट, मतलब लीगली वो एबल होने चाहिए, जो पर्सन है कॉन्टैक्ट में फॉल हो रहे हैं वो लीगली एबल होने चाहिए कि वो कॉन्टैक्ट में फॉर्म हो सके। तो सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइड दैट अ पर्सन इज कंप्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया, इसको याद रखना है आपको। सेक्शन 11 सेक्शन 11 किसकी बात करता है? कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन बात करता है? सेक्शन 11 को हम कैसे याद रखेंगे? अब इस तरीके से याद रख सकते हैं, लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ मतलब ये लगे कि आप मेरे से भी अच्छा कुछ इसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक या कुछ चीज़ें बना सकते हैं, तो आप अब बेशक बनाइए, बट मेरे हिसाब से क्या, एक और एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला। ठीक है, तो दो जने जब मिलेंगे तभी तो क्या बने, दोनों जने जब क्या होंगे, लीगली एबल होंगे। ठीक है, दोनों जने जब लीगली एबल होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, एक देने वाला एक लेने वाला, जब दोनों लीगली एबल होंगे, ठीक है, बाय लॉ अगर ये दोनों लीगली एबल है टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। लीगली एबल का मतलब क्या है? कैपेसिटी उनकी होगी या कॉम्पिटेंसी उसकी उनकी हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। बट अब हम देखेंगे कि वाकई में क्या क्या होना चाहिए। लीगली एबल का मतलब क्या है? हम देखेंगे कि भाई वो मैच्योरिटी होनी चाहिए उनकी, एज मतलब जो भी पार्टीज फॉर्म करनी है कॉन्ट्रैक्ट वो मैच्योर होनी चाहिए। यहाँ पे मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 18 ईयर्स मतलब 18 साल से बड़े होने चाहिए। लाइक कि जो भी पार्टीज फॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वो मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। तो माइनर कैन नॉट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या, इज ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड भी होना चाहिए। साउंड माइंड ईयर कि मतलब वो पागल ना हो, पागल इन द सेंस इडियट, मतलब जन्म से पागल ना हो। ठीक है, लूनेसी नहीं होने, मतलब लूनेंट ना हो, इडियट ना हो। ठीक है, कोई इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक नहीं ले कर रखा हो, इंटॉक्सिकेशन गेटेड ड्रिंक या पदार्थ नहीं ले रखा उन्होंने जब भी वो कॉन्टैक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अगला, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच इज सब्जेक्ट। ठीक है, और उन्हें लॉ की द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की मनाही ना हो। कि ये 3 कंडीशन है। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तब जाके साबित होगी कि पार्टीज क्या है, कॉम्पिटेंट है टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब समथिंग इन रिटर्न। भाई ए बी को कार दे रहा है, बी के पास कार आ रही है, तो ए के पास भी तो कुछ आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड समथिंग इन रिटर्न, और उसको लॉ की भाषा में क्या बोला जाता है? क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब कंसिडरेशन। ठीक है, ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट accruing to one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, support or undertaken by the other। यानी मतलब क्या है? कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ है ना, आपस में उसका आदान प्रदान हो रहा, कोई राइट हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई प्रॉफिट मिल रहा हो। लाइक कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, किसी एक पार्टी को और किसी दूसरी पार्टी को क्या कुछ चीज़ों की मनाही है कि लाइक आप इस काम को ना करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या में आ जाएंगी? कंसिडरेशन में आ जाएंगी। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, लॉ के द्वारा मान्य जो हो। ठीक है,
सेक्शन 23 स्टेट दैट द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर लॉ ने मना कर रखा है किसी चीज़ के लिए, अगर लॉ ने मना कर रखा है किसी कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ठीक है, कहने वाला कि वो लॉफुल नहीं, वो लॉफुल माना जाएगा अगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब लॉ ने अगर मना नहीं कर रखा है ना, तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें वही दे रखी हैं, ठीक है, कि क्या क्या है कि मतलब कि वो कहीं ना कहीं मतलब जो लॉ के प्रोविज़न है उसके अगेंस्ट ना हो, कुछ भी फ्रॉडुलेंट ना हो, ठीक है, किसी को इंजरी पहुंचाने की या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी या क्षतिग्रस्ती पहुंचाने वाला कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, कोर्ट के खिलाफ ना हो, कोई इमोरल ना हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें बता रखी हैं सेक्शन 23 में। तो सेक्शन 23 से लेकर हमने ऊपर देखा था ना, क्या कह रहा था उस चार्ट में, 24 से, सॉरी, है ना। ओके, ये वाला देख लेते हैं, एक वो देख लेते हैं एग्जांपल। ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रॉमिस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग टेकन, द एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। कहने का मतलब ये कि क्या कह रहा है इस एग्जांपल में, कह रहा है ए ने प्रॉमिस किया कि वो क्या कहेगा, वो जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है बी के अगेंस्ट में वो सब वो वापस ले लेगा, ठीक है, क्योंकि बी ने चोरी की थी और बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसका चोरी का जो भी उसने चोरी किया उसका माल वापस लौटा देगा। तो इस तरीके का जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो एग्रीमेंट बना है, वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है फुल अनलॉफुल है, ठीक है। ओके, अगला है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्सप्रेसिवली वॉइड ना करार दिया गया हो लॉ के द्वारा, ठीक है। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर आइदर इलीगल और वॉइड। लॉ ने उसको पहले से इलीगल या वॉइड मान रखा है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, जो एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली लॉ के द्वारा क्या है, प्रतिबंधित है। ए वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, ठीक है। बट वॉइड एग्रीमेंट में क्या है, वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि इलीगल ही हो, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, मतलब कहने का मतलब वॉइड हो इसलिए होगा क्योंकि उसमें क्या था, लीगल इफेक्ट नहीं था। हमने क्या पढ़ा था, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो है बट उसको क्या मिली, उसको एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिली, लॉ के द्वारा उसको क्या नहीं मिली, इजाज़त नहीं मिली, है ना। जब इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, कितना टाइम हो गया, आज टाइम कभी नहीं पता चला। चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखें क्या क्या। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ परफॉर्मेंस के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे और वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बट मेरे को उस चीज़ का जवाब दे दीजिएगा कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं, लाइक, क्योंकि मेरे को रात में टाइम मिलता है ना, तो रात में जो होगा कि मैं ऐसा करा करूँगा, हर दिन एक पूरे एक्ट की वीडियो बना दिया करूँगा जल्दी जल्दी, ठीक है। वो कम से कम 3 से 4 घंटे का एक वीडियो तो वो बनेगा। अगर आप देख पाओ इतना वीडियो, लाइक कवर कर पाओ, तो मैं बना दूँगा। तो उसके लिए आप यस या नो लिख देना वीडियो में। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।